वो कहते हैं ना कि किसी को अगर शिद्दत से याद करो तो सारी कायनात उससे मिलाने के लिए तुम्हें जुट जाती है। तो मुझे लगता है बड़ी शिद्दत से तुमने मुझे याद किया है, और इसी फरियाद पे यानी कि इसी बात पे दोबारा से आपके साथ बातचीत करने के लिए मैं आ चुका हूं। आवाज सुन के तो पहचान ही गए होगे भाई, तो स्वैग से स्वागत तो करोगे नहीं, वो तो मुझे पता है क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरा बहुत प्यार से स्वागत करते हो भाई। तो मैं हूं आपका अपना, जानते हो कौन, पहचानते हो कौन भाई? और कौन यार? वही इंसान जो हर बार आपको अलग अलग बातें बताने आ जाता है, आपको कभी कभी पकाने आ जाता है भाई। उसके अलावा और कौन हो सकता है भाई? आपके अपने कुणाल सर यार, है कि नहीं? आपके फ्रेंड, आपके मेंटोर, और जो आपको बहुत ज्यादा पकाते हैं ना, मतलब कह दोगे सर यार, सर बहुत पकाते हो सर, एसएसटी पढ़ा रहे हो सर, सोशल साइंस अ वेरी पकाऊ सब्जेक्ट है ना सर, सर मजा नहीं, लाइफ नहीं आ रहा सर। लेकिन क्या है बच्चे हो कि यार तुम लोग के लिए ना, मतलब भाई बड़ा स्पेशल हो तुम मेरे लिए, है कि नहीं? अब स्पेशल स्पेशल बच्चों के लिए कुछ स्पेशल स्पेशल बातें अगर नहीं करूंगा तो मजा नहीं, लाइफ तो मेरे को भी नहीं आएगा, है कि नहीं भाई लोग? चलो, तो आज के हमारे चाय पे जो चर्चा है, वैसे चाय मैं पीता नहीं हूं, मैं ह्यूज कॉफी लवर, तो भैया हम लोग करते हैं कॉफी पे चर्चा। तो आप करने वाले हो कॉफी विद कुणाल, और कॉफी विद कुणाल में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे, बहुत बढ़िया चीजों पर बात करेंगे, ठीक है? तो भाई आ जाओ, देखो मैं एकदम मस्त सेटअप बना रखा है कॉफी विद कुणाल का, बढ़िया से। मजा लग रहा है कि बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एकदम जबरदस्त। तो यहीं पे मैं कॉफी सर्व करूंगा, तो तुम्हारे हिस्से की मैं पी लूंगा। एक काम करता हूं, मैं इधर पे कॉफी पीऊंगा, तुम लोग अपने घर पे अगर मन करे तो कॉफी चाय पानी जो मन करे वो पी लेना भाई, ठीक है? तो इस तरीके से कॉफी विद कुणाल हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो यार आज का अपना मुद्दा क्या है, आज का अपना डिस्कशन क्या है? एक बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? तो भाई आज का जो अपना डिस्कशन है, आज का अपना मुद्दा है, वो है हमारी प्यारी प्यारी भाई, जो बहुत जबरदस्त वाली सुपर वुमनिया, यानी कि हमारी नारी शक्ति, यानी कि हमारी महिलाएं, है ना? तो भैया आज की बात, अगर लास्ट क्लास में हम बात करें बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था, जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे थे, सिविक्स की बात कर रहे थे, कि किस प्रकार से महिलाओं के काम को, यानी हाउस वर्क को लोग भाव नहीं देते और समझते हैं कि हल्का फुल्का काम है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। तो इसी कहानी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, आज बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे बच्चे हम विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, खासकर कि भाई हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी मतलब फीमेल्स हैं बच्चों, उनको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, काफी सारी चीजें उनको फेस करनी पड़ती है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार, आज क्या क्या बात करने वाले हैं हम लोग? स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है? हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पे, और चेंजेस की, बदलाव की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। किस बात की? हम लोग बात करेंगे स्कूलिंग की, एजुकेशन की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे विमेन्स के मूवमेंट्स की, यानी महिलाओं के अलग अलग मूवमेंट्स की जो उन्होंने किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यार एक बहुत ही बेसिक सी चीजों से, दैट इज कि भैया जो अपॉर्चुनिटीज हैं, या कह सकते हो जो चांसेस हैं, हमारी महिलाओं को, हमारी विमेन को काफी कम दिए जाते हैं। ऐसा लगता है ना, ऐसा बोला जाता है यार कि कई बार आप देखो, अगर आप देखो आसपास अपने, तो बच्चे अगर रोड पे चल रहे होते हैं ना, तो एक मजाक, एक मीम बड़ा कॉमन होता है, अरे भैया आंटी जी गाड़ी चला रही है, ठोक देगी भाई, है ना? मतलब आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया, क्योंकि आपने देखा कि आंटी जी गाड़ी चला रही हैं, तो पक्का किसी ना किसी के जाके भेड़ देंगी। तो बेटा इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप बना लेना, किसी के बारे में प्रेजुडिस बना लेना, ठीक है? या फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आपके कोई नोन में कोई फ्रेंड है जो ना, जिनको कार चलानी मस्त आती है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं भाई हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, बहुत डर लग रहा है, पता चला किसी चौराहे पे जाके इन्होंने ठोक दिया तो हम क्या करेंगे, है ना? या किसी चौराहे पे जाकर के इन्होंने गाड़ी को भेड़ दिया तो भाई हम क्या करेंगे? तो ये बच्चों एक तरीके का प्रेजुडिस है, एक तरीके का परसेप्शन है, थॉट है, जो आपने अपने दिमाग में बना लिया है ना। कोई जरूरी थोड़ी हो सकता आंटी बहुत अच्छा ड्राइव करती हूँ, बहुत बढ़िया चलाती हूँ, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, राइट? चलिए, तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसा होता है कि यार हम ऐसा मानते हैं कि कुछ काम जो है वो भाई बॉयज ही कर सकते हैं और वो लड़कियां नहीं कर सकती। जैसे अगर मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूं, पावर लिफ्टिंग की बात करूं, वेट लिफ्टिंग मतलब जब वजन उठाते हैं ना मस्त एकदम, अगर तुम मीराबाई चानू को जानते हो तो बेटा मीराबाई चानू ने इंडिया के लिए मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे वेट लिफ्टिंग में। तो अगर ये कहा जाए कि यार वेट लिफ्टिंग सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, तो बच्चे ये बिल्कुल बात गलत है, और ये चीज प्रूफ करता है। लड़कियां बॉक्सिंग नहीं करती, एमसी मैरी कॉम को कौन नहीं जानता? बॉक्सिंग तो बड़ा ऐसा माना जाता है ना, मास्कुलिन स्पोर्ट है, या लड़कों को करना चाहिए। भाई एमसी मैरी कॉम को कौन नहीं जानता? वर्ल्ड चैंपियन है यार बॉक्सिंग में, राइट? देश के लिए, भारत के लिए कितने मेडल जीते हैं उन्होंने, कितनी चैंपियनशिप जीते हैं, तो हु डजंट नो एमसी मैरी कॉम?
पीटी उषा यार, अपनी लॉन्ग जंप की अगर हम बात कर लें, दूती चंद की बात कर लीजिए बच्चे, स्पोर्ट्स के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो ये बात को प्रूव करते हैं कि ऐसा बिल्कुल कहना गलत है, स्टीरियोटाइप बनाना गलत है कि यार जो काम इंसान कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, वो काम लड़कियां नहीं कर सकती, है ना। चलिए, एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी यार, बड़ी सुंदर कहानी है, यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं हम लोग, आपके बुक से ही आते हुए, आपके बुक के पन्नों से आती हुई कहानी है, ठीक है। तो एक कहानी है बेटा, एक विमेन के बारे में जो एक ट्राइबल फैमिली से आती हैं और वो लोको पायलट बन जाती है ना, ट्रेन चलाना। आप सोचो, जब आपके मन में परसेप्शन है, आपके मन में थॉट प्रोसेस है कि यार एक लड़की ना अच्छी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती, और आपको पता चले कि यार वो लड़की ट्रेन चला रही है, तब तो ऐसा तो करोगे नहीं कि पूरे पैसेंजर उतर जाएंगे ट्रेन से, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, ये वाली आंटी चला रही है भैया, ये कहीं भी बैठ देंगी, है ना। ऐसा नहीं होता यार, है कि नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल हमको मिलता है इस प्यारी सी खूबसूरत सी स्टोरी से कि इंडियन ड्राइवर जनरली मैन होते हैं, है ना। बट 27 साल की लक्ष्मी लकड़ा, जो कि झारखंड की एक पुअर फैमिली बिलोंग करती हैं, एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं बच्चों, शी वॉज द फर्स्ट वुमन इंजन ड्राइवर, मतलब नॉर्दर्न रेलवेज के लिए वो पहली महिला इंजन ड्राइवर बनी। कैन यू इमेजिन, सोच के देखिए। लक्ष्मी के पेरेंट्स बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाने के लिए। लक्ष्मी जो है एक सरकारी स्कूल में पढ़ी है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ी है बच्चों, एंड इवन इन स्कूल जो था बच्चों, लक्ष्मी जो थी वो घर के काम में हाथ बटाती थी। क्यों? क्योंकि भाई लक्ष्मी के घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बड़ी अच्छी नहीं थी। फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली जो था इनका घर वीक था, फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो काफी वीक थी, काफी कमजोर थी। एज अ रिजल्ट ये स्कूल के साथ साथ अपने घर में भी हाथ बताती थी, घर का काम करती थी, राइट बच्चा। चलिए, बहुत मन लगा के पढ़ा इन्होंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर रेलवे बोर्ड एग्जाम दिया रेलवे बोर्ड का, और पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया बच्चों। एंड लक्ष्मी कहती है लाइफ चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज नॉट फॉर गर्ल्स, जब कोई कह दे कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, मैं इस चीज को इंश्योर करती हूं कि मैं वो करके दिखाऊंगी। बच्चे इसको कहते हैं जज्बा, इसको कहते हैं डेडिकेशन। लक्ष्मी को बोला यार तुमसे ना हो पाएगा, लक्ष्मी ने कहा कैसे नहीं हो पाएगा भाई, हम करके दिखाते हैं कैसे होता है कि नहीं। चलिए, लक्ष्मी ने बहुत बार किया है व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जब इन्होंने मोटरसाइकिल चलाई अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में, व्हेन इन्होंने डिसाइड किया कि एक इंजन ड्राइवर बनेंगी, लोगों ने हर बार कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, लक्ष्मी जी ने कहा बेटा हम तुमको करके बतलाएगा कि करते कैसे, ठीक है। तो लक्ष्मी जी बिल्कुल सेम चीज पे फॉलो कर रही है, इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। आई मीन बहुत सिंपल है कि अगर आप बच्चे कुछ कह रहे हैं कि नहीं हो सकता तो मैं आपको करके दिखाऊंगी, ऐसे कैसे नहीं हो सकता भाई। इनकी फिलॉसफी सिंपल है, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल, हेल्पिंग माय पेरेंट्स, व्हाई शुड नॉट आई लीड अ लाइफस्टाइल ऑफ माय ओन चॉइस, दैट्स अ वेरी गुड फैक्ट। लक्ष्मी जी का कहना है कि जब तक मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही किसी दूसरे को उससे नुकसान हो रहा हो, तब तक जिस तरीके से मैं जिंदगी जी रही हूँ वो बहुत बढ़िया है, मुझे उस बात पे बिल्कुल गर्व है, एंड गर्व होना भी चाहिए कि बच्चे इन्होंने स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया, इन्होंने थिंकिंग को ब्रेक किया, और ब्रेक करके बच्चों ये आगे बढ़ी, तो अपने आप में बच्चे बहुत अप्रिशिएबल है। चलिए, एक और खूबसूरत सी कहानी आती है ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत सी बात यह है कि बेटा जब आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, जब एग्जाम के नंबर होते हैं, तो हर एक को ये इस बात का इंटरेस्ट होता है कि आपके मैथ और साइंस में कितने नंबर आए हैं। मैथमेटिक्स में नंबर अच्छे आए, साइंस में अच्छे नंबर आए हैं तो आपको माना जाता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और अगर नहीं आए तो ऐसा माना जाता है आप बिल्कुल कूड़ा स्टूडेंट है। फैक्ट है यार, ये दुनिया का फैक्ट है, भारतीय समाज का ये फैक्ट है कि आपकी परफॉर्मेंस की, आपकी इंटेलिजेंस को मैथ्स और साइंस के नंबर डिसाइड करते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक ऐसे ही प्यारा सा बच्चा है जिसके मैथ्स और साइंस में तो नंबर अच्छे नहीं है, पर इसकी हिस्ट्री में बड़ा अच्छा नंबर है, इसको हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बात इस बात की आती है बच्चों की कई बार आपके इंटरेस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं, लोग समझते हैं यार कि उन इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, लोग समझते हैं भाई कि वो इंटरेस्ट किसी काम के नहीं है क्योंकि आगे जाके आपको जॉब नहीं मिलेगा। इन सोच को, इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे अपने 3 इडियट्स अगर आपने देखी हो तो 3 इडियट्स के अंदर ना इंजीनियरिंग का भूत सवार था, किसके? फरहान के पापा पे। याद है फरहान, राजू और रैंचो की कहानी? तो फरहान जो था वो क्या बनना चाहता था? एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन फरहान के अब्बा नहीं मान रहे थे, फरहान के पापा नहीं मान रहे थे, है ना। तो फरहान ने क्या कहा कि पापा कम पैसे मिलेंगे लेकिन एटलीस्ट खुश रहूंगा, इंजीनियरिंग करने के बाद अगर मुझे खुशी ही ना मिले तो क्या फायदा है इस इंजीनियरिंग का, है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है। हालांकि बाद में फरहान के पापा मान गए, उन्होंने कहा कि बेटा वो तुम्हारा जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाला कैमरा है वो कितने का आएगा? इतने में तो आ ही जाएगा ना। तो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी, है कि नहीं बच्चों। इसी तरीके से हमारा एक जेवियर है, जेवियर भाई है, जेवियर वॉज वेरी हैप्पी इसके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम से।
साइंस और मैथ्स में बच्चे इसके नंबर अच्छे नहीं थे, लेकिन हिस्ट्री में और हिंदी इंग्लिश वगैरह में इसके नंबर बहुत अच्छे थे, राइट। जब इनके पापा मम्मी ने इनका रिपोर्ट कार्ड देखा तो उसने कहा माय गुडनेस जेवियर 65% नंबर लाए हो और तुम मैथ और साइंस में, और फिजिक्स में इतने गंदे नंबर कौन लाता है भाई, न्यूटन शहीद हो जाएगा 2 बार तो, ठीक है, मतलब न्यूटन बेहोश हो जाएगा तुम्हारे नंबर देख के यार, इतने गंदे फिजिक्स में नंबर कौन लाता है, ठीक है। तो उसने बोला मम्मी आई नो बट इट्स ओके बिकॉज मुझे मैथ्स और साइंस नहीं चाहिए, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, राइट। बट व्हाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, भैया हिस्ट्री लेके जॉब नहीं मिलेगा। इनकी मम्मी ये नहीं पता है तुम्हें, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ बच्चे, जो ये लोग जो ऐसा सोच लेते हो आप कि सर हिस्ट्री से जॉब नहीं मिलेगा, ज्योग्राफी से जॉब नहीं मिलेगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अगर आप बात करें, कुछ ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं गवर्नमेंट में जो आपको प्रेस्टीज के साथ साथ पैसा भी दिलाते हैं। अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट बनते हो, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन करते हो, ASI वगैरह को ज्वाइन करते हो, तो आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं और आपको एक एडवेंचर भरा जीवन मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट बच्चे हर कोई नहीं बन सकता, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट वही इंसान बन सकता है जिसको लाइफ में थ्रिल और एडवेंचर नेक्स्ट लेवल का चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ऐसी जगह पे जाके एक्सप्लोरेशन करते हो जहां पे चैलेंजेस आपको पता ही नहीं होते, है ना। कोई भी चैलेंज हो सकता है, वेदर चैलेंज हो सकता है, कम्युनिटी चैलेंज हो सकता है। ज्योग्राफी के अंदर बच्चे आप लोग बहुत बार जियो साइंटिस्ट वगैरह भी बनते हैं, ठीक है, मतलब बहुत से ऐसे काम होते हैं ज्योग्राफी के अंदर बच्चे जो किए जाते हैं, एंड पीपल दे टू टेक अप इट एज अ साइंस, और एक तरीके का साइंस भी है ज्योग्राफी भाई। इकोनॉमिस्ट बच्चे कौन नहीं जानता यार, इकोनॉमिस्ट का प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होता है, आप बहुत कुछ बन सकते हैं। इवन आप RBI के अंदर एक इकोनॉमिस्ट वगैरह के प्रोफाइल पे आप जाते हैं बच्चे, आप मतलब कहाँ तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते, राइट। तो मल्टीपल डायमेंशन है बच्चों, मल्टीपल। पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आगे चल के अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह से आप कुछ लाइक ग्रेजुएट करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो बच्चे आपका बड़ा बढ़िया चांस बनता है जब आप फॉरेन मिनिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे अभी के जो जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, अगर आप उनका प्रोफाइल उठा के देखोगे, एजुकेशन देखोगे बच्चों, तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली हुई है, इंटरनेशनल रिलेशंस में, फ्रॉम JNU दिल्ली, और आप सब जानते हैं भारत का फॉरेन मिनिस्टर कौन है ना। तो जरूरी नहीं कि उन्होंने, उनका अगर आप उठा के देखो यार, उनका एजुकेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है कि नहीं बच्चों। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने मैथ साइंस में शायद उनके नंबर अच्छे रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, वो बेटर जानते, बट ऐसा डिसाइड तो नहीं होगा कि जयशंकर जी कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स है बच्चों जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट भाई जेवियर ने कहा आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस, तो भाई इन्होंने डांट दिया, बेटा चुपचाप से सुनो, मैथ्स लेकर के कंप्यूटर्स लेकर के तुम जिंदगी बना सकते हो यार, है ना, और नहीं लोगे तो बच्चे तुम बहुत बेकार हो। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, बड़े बड़े लोग आर्टिस्ट बनते हैं। अगर हम MF हुसैन जो कि बहुत बड़े पेंटर है बेटा, उनकी पेंटिंग को, अगर उनकी पेंटिंग, उनकी आर्ट, उनकी कला है बच्चों, उनकी पेंटिंग्स बहुत एक्सपेंसिव बिकती हैं। अगर उनसे ये पूछते कि आपके मैथ्स में कितने नंबर थे और पेंटिंग्स को नहीं सराहते उनके पेरेंट्स, तो शायद वो आज MF हुसैन नहीं होते, है कि नहीं। AR रहमान की बात कर लीजिए, AR रहमान के पेरेंट्स अगर उनके सिंगिंग टैलेंट को ना पहचानते, सपोर्ट नहीं करते, और ये पूछते कि यार मैथ साइंस में कि इंग्लिश में कितने नंबर हैं, तो शायद वो आज AR रहमान नहीं होते, है ना। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स है बच्चे, इनको तोड़ने की बहुत जरूरत है, और ये दोनों के साइड से होता है। पेरेंट्स भी जब समझते हैं आपके एस्पिरेशंस को, और आजकल समझते हैं पेरेंट्स, आजकल बच्चों एजुकेशन का जो फील्ड है बहुत वाइड है, मतलब इतने नए नए कोर्सेज आ चुके हैं बच्चों के आजकल, मतलब मजा ही आने लगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड नॉट व्हाट, मतलब क्या क्या नहीं, व्हाट नॉट यार, मतलब क्या क्या नहीं मिलेगा आपको एजुकेशन फील्ड में, राइट। चले भाई, स्कूल जाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ है कि नहीं बच्चों, बहुत जरूरी है। स्कूल में आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपको लगता है स्कूल में आप सिर्फ पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, वही सीखते हैं, नहीं बेटा, स्कूल में आप जीने का तरीका भी सीखते हैं। ये स्कूल एक वो जगह है जहां आप मल्टीपल लोगों के साथ मिलते हो, उनके साथ खेलते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो, काउंटलेस मेमोरीज बनाते हो, काउंटलेस यादें आपकी बनते हैं, और साथ ही साथ आप सीखते हो। जब कई बार हम एग्जाम सोच के हमें गुस्सा आता होगा, हमें बहुत एग्जाम सोच करके गुस्सा आता होगा, यार स्कूल में एग्जाम क्यों होते हैं, जिस इंसान ने एग्जाम स्टार्ट किए तो उसको फोड़ देना चाहिए, मार देना चाहिए, कुछ भी कर देना चाहिए ना। बहुत सारी बार ऐसा होता होगा, हमारे मन में थॉट्स आते होंगे। लेकिन आप ये सोच के देखो बच्चे कि अगर आप सिर्फ पढ़ते रहते, बट उस नॉलेज का आपने क्या किया, उसको अप्लाई क्या किया, उसका एप्लीकेशन कैसे किया, अगर इसको टेस्ट करने का, जानने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं होता, तो आप कैसे काम करते, आप कैसे पता लगाते कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों, जो एग्जाम्स होते हैं वो होते ही इसलिए है ना। बस तरीका ये है कि बच्चे आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जो कि थोड़ा ज्यादा गलत है ना। आप प्रेशर की जगह एग्जाम्स को अपने नॉलेज को टेस्ट करने के हिसाब से देखो, अपना नजरिया बदलो बच्चे, बहुत चीजें बहुत चेंज हो जानी है, ठीक है। नजरिया बदल के देखिए अपना, जस्ट चेंज द वे यू थिंक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कल को एग्जाम देने जा रहा हूं, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स दिए लाइफ में, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स क्लियर भी किए लाइफ के अंदर, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स भी क्लियर किए,
बट कभी मैं ये सोच के नहीं गया यार कि एग्जाम देने जा रहा हूँ, मतलब क्या करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बच्चे जब एग्जाम देने गए तो मुझे ऐसा लगा कि यार हर एग्जाम मुझे कुछ सिखा रहा है ना। बहुत जरूरी है कि मतलब एक एग्जाम आपको बहुत कुछ सिखाता है। शायद मैंने जो एग्जाम में गलतियां की उसने लाइफ में मुझे सिखाया यार कि अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। जो पेपर मेरे छूटे, जिन एग्जाम्स में मुझे लगा कि यार अगर 10 क्वेश्चंस और कर लेता तो शायद ही मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाता, उसने लाइफ में दिखाया, उसने लाइफ में बताया इस चीज को कि हर बार बेटा हार्ड वर्क ही काम नहीं आता, स्मार्ट वर्क भी काम आता है। आपको स्मार्ट होना इक्वली जरूरी है, हार्ड वर्कर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक स्मार्ट वर्कर होना साथ ही साथ और भी अच्छी बात है। उसने सिखाया कि लाइफ में टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। जो आपके लाइफ में एज अ स्टूडेंट बच्चे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बहुत कम समय है और उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, राइट। साथ ही साथ आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। और एक चीज और जो एग्जाम आपको सिखाता है वो ये है कि बेटा आपकी नॉलेज कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, लर्निंग विल ऑलवेज बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप मरते दम तक अपनी आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आप ज्ञाता बन चुके हो, आपको सब आ गया है, बेटा उस दिन समझ लेना कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अपने ऊपर, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि लाइफ में कभी भी ओपन माइंड से रहिए, ओपन माइंड से सोचिए चीजों को, चाहे आपसे छोटा सिखा जाए चाहे आपसे आपको बड़ा सिखा जाए। अगर कुछ भी ज्ञान कहीं से मिल रहा है तो बेटा उसको ले लो, बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। स्कूल जो थे बच्चे थोड़े कॉमन होने स्टार्ट हुए, है ना, पीपल स्टार्टेड रीडिंग। बहुत सिंपल है। अब एक चीज जो बड़ी कॉमन थी इस जमाने में वो ये थी कि भाई लोगों को, खासकर लड़कियों के पढ़ने से बड़ी प्रॉब्लम थी। राज सुंदरी देवी की अगर हम कहानी पढ़ेंगे, उनकी एक बुक है अमर जीवन करके, बहुत खूबसूरत बहुत ब्यूटीफुल बुक है बच्चे। तो शी वॉज अ हाउस वाइफ, एक रिच जमींदार की वो फैमिली से थी वो, ठीक है। शी इज अ हाउस वाइफ यानी घर का काम करती थी, ठीक है। एट दैट टाइम माना जाता था कि अगर भाई एक औरत, एक विमेन रीड एंड राइट करेगी, पढ़ी लिखेगी, तो मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो सकती है, यानी बहुत बुरी चीज है, इससे उनके हस्बैंड पे प्रॉब्लम आ सकती है, उनके हस्बैंड मर भी सकते हैं। इतना बेकार तरीके की सोच लोग रखते थे। डिस्पाइट दिस छुप छुपा करके उन्होंने जो था बच्चे अपने को पढ़ना लिखाना सिखाया, यानी खुद वो एजुकेटेड हुई छुप छुपा करके, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे बड़ा अच्छा नहीं माना जाता था कि एक विमेन जो है वो एजुकेट हो। राज सुंदरी देवी की हम कहानी पढ़ेंगे, उससे पहले एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल आता है पंडिता रमाबाई का, है ना। पंडिता रमाबाई की अगर आप बात करते हैं बच्चों, तो पंडिता रमाबाई जो थी विमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने बड़ा फाइट किया, यानी महिलाओं की जो एजुकेशन है बच्चे उसके लिए इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से फाइट किया है, काफी लड़ाई की है। पंडिता रमाबाई के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ये कभी स्कूल नहीं गई, है ना, शी नेवर वेंट टू स्कूल, बट इन्होंने जो है पढ़ना लिखना एजुकेशन के बारे में जितनी चीजें थी वो अपने पेरेंट्स से सीखी, ठीक है। इनको बहुत सिंपल सी बात है, जो बच्चे पंडिता टाइटल मिला ना, रमाबाई के अंदर जो टाइटल लगा है पंडिता, वो इसलिए लगा है बच्चों क्योंकि वो संस्कृत पढ़ सकती थी एंड उन्होंने बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट्स बच्चे कहीं ना कहीं इंप्रूव किए हैं, ठीक है। एज अ विमेन, एज अ महिला अपने टाइम के हिसाब से, जब टाइम विमेन एजुकेशन के अगेंस्ट था उस टाइम पे ये संस्कृत पढ़ सकती थी, संस्कृत लिख सकती थी। हालांकि स्कूल नहीं गई, लेकिन इन्होंने अपने पेरेंट्स से सारी चीजें सीखी और इसके चलते, इनके हार्डवर्क के चलते इनको टाइटल मिला पंडिता, ठीक है, राइट। सो शी वेंट ऑन टू सेट अप मिशन इन खेड़ा गांव नियर पुणे इन 1898, जहां पे विडोज एंड पुअर वुमेन को एनकरेज किया जाता था कि आप पढ़िए लिखिए, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप किया, एक इन्होंने मिशन चलाया, कहां पे, खेड़ा गांव में, जो कि पुणे के पास पड़ता है महाराष्ट्र में, 1898 में, जहां पे जितनी ऐसी विडो वुमेन थी जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई थी, मर चुके थे बच्चों, साथ ही साथ गरीब महिलाएं थी, उनको इनकरेज किया गया कि आप लोग पढ़े लिखे और अपने आप स्वतंत्र बने, इंडिपेंडेंट बने, अपना काम करें, अपना घर खुद चलाएं, राइट। इनको बहुत सारी स्किल सिखाई जाती थी, कारपेंटरी से लेकर के, है ना, प्रिंटिंग प्रेस चलाना तक, राइट। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी स्किल्स उस टाइम पे लड़कियों को नहीं सिखाई जाती, तो पढ़ाई लिखाई भी सिखाई जाती थी, साथ ही साथ वोकेशनल स्किल्स भी सिखाई जाती थी, ठीक है। वोकेशनल यानी ऐसी स्किल्स जिसके चलते आपको जॉब मिल सकती है, आपको एक अच्छा काम मिल सकता है, काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पैसे होंगे, आप एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हो, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। राज सुंदरी देवी की अगर हम बात करते हैं तो राज सुंदरी देवी जो है अपना ऑर्डील बताती है, इनकी बड़ी खूबसूरत बुक है बच्चों, अमर जीवन करके, ठीक है। तो ये बताती कि आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन, सुबह 4 बजे से काम में लग जाती थी घर के भाई, ठीक है, जैसे आपकी मम्मी लोग लगती हैं, एंड इट स्टिल वुड बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। कैन यू इमेजिन, सुबह 4 बजे उठ जाती थी, काम करते 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 रात के 12 बज जाते थे, 12-1 बज जाते थे भाई इनको, है ना, एंड कोई रेस्ट नहीं मिलता था। सिर्फ 14 साल की थी बच्चे उस टाइम पे, ओनली 14 ईयर्स ओल्ड। कैन यू इमेजिन बच्चों, 14 साल की बच्ची 4 बजे सुबह उठ रही है, रात के 12 बजे तक काम ही कर रही है घर का, दैट्स ऑल,
राइट, सो आई केम टू टेक केयर, इट्स अ ग्रेट लॉन्गिंग। इनको पढ़ना पसंद था, है ना। कभी कभी रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट, रिलीजियस बुकें होती थी, किताबें होती थी, वो ये पढ़ लिया करती थी, राइट। बट शी वॉज वेरी वेरी अनलकी बिकॉज विमेन को उस टाइम पे पढ़ना अलाउड नहीं था, बहुत बुरी हैबिट मानी जाती थी। अगर एक महिला, एक विमेन जो है पढ़ाई लिखाई कर ले तो माना जाता था वो करप्ट विमेन है, उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है भाई। लेटर इन्होंने अपने आप के जो थॉट्स थे उनको चेंज करना स्टार्ट किया। What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? उन्होंने सोचा यार कि महिलाएं तो पढ़ती नहीं है, महिलाओं को पढ़ना अलाउड नहीं है, कैसे पढ़ूंगी मैं, कैसे किया जाएगा। फिर उसने एक ड्रीम देखा, लाइक आप सोचो कि अपने माइंड को चेंज करने का ट्राई किया। शी वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत, एक सेंट की कथा, एक संत की कथा पढ़ रही थी, है ना, उनकी लाइफ के बारे में। Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to me, my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya भागवत here. ठीक है, तो इनके जो हस्बैंड है इस दिन खाना बना रही थी दोपहर के टाइम पे, तो उनका जो बड़ा बेटा है उसको हस्बैंड बुलाते हैं कि बिपिन इधर आओ जरा, बेटा मैंने वो जो चैतन्य भागवत है ना वहां पे रखी हुई है, जरा देख लेना एक बार। So when I asked for it, bring it in. He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. तो basically क्या हुआ, उन्होंने कहा था कि विपिन को कि बेटा जब आना तो बुक लेते आना, ठीक है। अब बुक जो थी बच्चे पढ़ी, उनके हस्बैंड ने छोड़ के वहीं चले गए, ठीक है। उसमें से चुपके से उन्होंने एक पेज फाड़ लिया और जब बुक जो थी चुपचाप से अंदर रख दी गई, ठीक है। तो चुपचाप से इन्होंने बहुत चोरी छुपे से जो था वो पेज फाड़ लिया। अभी क्या होता है, it was a job hiding it, for nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing its alphabet at the time. I hid one of them as well. बहुत बढ़िया। अल्फाबेट क्या होता है बच्चे, किसी भी भाषा को सीखने का, कैसे लिखते हैं, वो बच्चे आपका अल्फाबेट होता है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश भाषा की बात करते हैं, इंग्लिश में हमारा एक अल्फाबेट है ना, 26 लेटर है, ए से लेके जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इन्हीं का यूज करके आप सारे सेंटेंसेस बनाते हो, सारे वर्ड्स बनाते हो, है कि नहीं। अब ये कहती है कि जो एक पन्ना मैंने फाड़ा था उसको छुपाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि अगर कोई देख लेता तो क्या होता यार, हल्ला हो जाता, बवाल हो जाता, है कि नहीं। अब ये हल्ला और बवाल तो चाहती नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, बड़ी मुश्किल से उस पन्ने को छुपा लिया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई इनका लड़का जो था उस टाइम पे अल्फाबेट पढ़ रहा था, मतलब लैंग्वेज पढ़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप से उसका भी एक पन्ना जो था फाड़ के चुपचाप से छुपा के रख लिया। अब हुई मजेदार बात, अब इनको लगा पहले अल्फाबेट पढ़ेंगे, उसके बाद जोड़ जोड़ के तोड़ मरोड़ के इस पूरी किताब को हम पढ़ लेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। At times I went over that trying to match letters from that page with the letters that I remembered. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days. बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, कहानी चल रही इसलिए मैं इनकी भाषा पढ़ के सुना रहा हूं आपको। तो इन्होंने क्या किया, जो चीजें सुन रही थी उनको माइंड में बढ़िया से स्टोर करके रखा, लेटर्स मैच करके देखिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसको। तो धीरे धीरे एक प्यारा प्यारा छोटा छोटा एफर्ट था जो बच्चे पॉइंट बाय पॉइंट ये करती जा रही थी। तो बहुत सारी केयर एंड एफर्ट के साथ काफी टाइम बाद बच्चों शी लर्नड हाउ टू रीड, इन्होंने पढ़ना सीखा। तो जब इनको अल्फाबेट आ गया बच्चे, तो राज सुंदरी देवी जो थी आराम से चैतन्य भागवत की जो किताब थी अब वो पढ़ना उनको पॉसिबल हो गया था। तो आप सोच सकते हो बच्चे कितना लंबा ऑर्डील है, इन्होंने कितना मेहनत की, लेटर बाय लेटर मिलाया, उस अल्फाबेट को पढ़ना सीखा, फिर उस किताब को धीरे धीरे करके एक एक पन्ने से पढ़ना सीखा। फाइनली जब इनको अल्फाबेट की नॉलेज हो गई, जब ये सीख गई, तो इनके लिए किताब पढ़ना थोड़ा ईजी हो गया। तब इन्होंने चैतन्य भागवत को बढ़िया तरीके से जो था वो पढ़ लिया। Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days. राज सुंदरी देवी ने अपने जीवन के बारे में लिखा, एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा टाइम भी आया इनके जीवन में जब इनके पास पढ़ने के लिए बिल्कुल भी कोई पर्सपेक्टिव नहीं था। और आपको लगता होगा बच्चों, कई बार आपको लगता होगा कि ये हालात भारत में ही थे, इंडिया में थे। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, लोगों की सोच में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो चीजें महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेट होती थी वो सिर्फ इंडिया में होती थी, भारत में होती थी। नहीं बेटा, गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कंपेयर करिए यूरोप को, जो अपने आप को इतना एडवांस मानता है, जो मानता है कि 1750 से हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहे थे, वहां पे विमेन की जो हालात थी, महिलाओं की हालात थी, वो बहुत बुरी थी। वहां पे भी बच्चे महिलाओं को, विमेन को पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था। सिर्फ हाई क्लास विमेन जो है थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, वो भी चुपचाप घर में छुप के। यानी कॉमन विमेन, कॉमन लड़की, कॉमन महिला अगर पढ़ती हुई दिख जाए तो क्राइम के समान था।
बच्चे इनफैक्ट यहाँ पे विमेन की, चलिए विमेन यहाँ पे घूंघट रखती थी लेकिन कंफर्टेबल कपड़े पहनती थी। अगर आप यूरोप की बात करिए तो वहां पे महिलाओं को कॉर्सेट्स पहनने पड़ते थे। कॉर्सेट बच्चे बहुत टाइट ड्रेस होती है। कभी बारबी डॉल देखा होगा ना तुमने, तो जो बारबी डॉल का फ्रॉक होता है ना वैसे होता था। उसके चलते विमेन का जो रिपकेज है ना बच्चे, उसमें इंजरी हो जाती थी, बैकबोन में इंजरी हो जाती थी। मतलब इस तरीके का समाज था भाई। तो अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी उस जमाने की सिर्फ यहाँ की खराब नहीं थी बेटा, पूरे वर्ल्ड के यही हाल थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हमें लगता है यार कि इंडिया में ऐसा सब कुछ था, तो नहीं भाई, सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं था। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जो अपने आप को बहुत एडवांस मानते हैं बेटा, वहां पे भी चीजें प्रेवलेंट थी। ठीक है, चलिए राजसुंदरी देवी के साथ साथ एक और बड़ी कहानी बढ़िया आती है, तो इनकी तो हमने पढ़ ली। एक और कहानी पढ़ेंगे आज हम, रुकैया सखावत हुसैन की। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं बच्चों, दैट इज रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है, थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं, रुकैया सखावत हुसैन। अच्छा, रुकैया सखावत हुसैन की बच्चे स्टोरी जो है बड़ी इंस्पायरिंग है। ठीक है, ये एक बड़ी रिच फैमिली, बड़े अमीर खानदान की में बॉर्न हुई थी। इनके पास बहुत सारी जमीन थी। ध्यान से सुनना भाई, तुम लोग अभी चखना, मतलब तुम लोग मस्त एकदम चखने में बिजी हो चुके हो, अपनी बढ़िया बढ़िया चीजें चखने में, है कि नहीं। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, तुम लोग कभी कभी गाजर का हलवा चख लेते हो, कभी मूंग दाल का हलवा चख लेते हो, कभी पीनट चख लेते हो, कभी क्या बोलते हैं उसको, पॉपकॉर्न चख लेते हो, है ना। चखनी लाइफ चल रही है, एकदम मस्त वाली चखनी लाइफ चल रही है ना। तो भैया ये सारी चीजें चखने में बिजी मत हो जाओ तुम, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया कहानी सुना रहा हूँ। तुम्हें लगा कि सर मस्त कहानी सुना रहे हैं, मस्त पॉपकॉर्न खाते, पॉपकॉर्न चख लेते हैं, है ना, लाइफ तो चख विच चल ही रही है, सब बढ़िया 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 चल रहा है कि नहीं। तो भैया ये चखने चखाने में बिजी मत हो जाना, खाना पीना खाओ, मस्त खाओ, लेकिन कहानी भी सुनते रहो, है ना। क्योंकि सर तो कहते हैं भैया पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, मस्त कहानी सुना रहे हैं सर, चखते रहे बच्चे, चख रहे हैं मस्त कहानी के साथ साथ, ऐसे पॉपकॉर्न चख रहे हैं, है ना, काजू चख रहे हैं, बादाम चख रहे हैं, मस्त मजे ले रहे हैं, है कि नहीं। चलो भाई, सबकी जरूरी है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहानी भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। तो दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, शी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश। तो भैया बांग्ला और इंग्लिश इनके लिए लर्न करना जो था बड़ा समस्या बन गया, क्योंकि इनके घर वालों ने जो था बेटा अलाउ ही नहीं किया कि इनको बांग्ला और इंग्लिश भाषा पढ़ने दी जाए। क्योंकि इंग्लिश उस टाइम पे बच्चे लड़के पढ़ते थे जनरली, है ना। ऐसा माना नहीं जाता था कि इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत बर्बाद कर देगी विमेन को, ऐसा समझा जाता था, राइट। सो इन दोज डेज इंग्लिश को माना जाता था कि दैट विल एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज। जो लोगों को लगता था कि अगर नई बातें सीख लेंगी तो भाई विमेन जो है वो बेकार हो जाएंगी। बहुत घटिया सोच है, ठीक है। देयरफॉर बॉयज को इंग्लिश सिखाई जाती थी। रुकैया ने जो था बच्चों बांग्ला और इंग्लिश अपने बड़े भाई की मदद से पढ़ना लिखना सीखा। ठीक है, एक बहुत खूबसूरत राइटर बनी है बच्चे, इन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी है, सुल्ताना's ड्रीम। 1905 में बच्चों ये स्टोरी आई थी, सुल्ताना's ड्रीम करके। ठीक है, अपनी इंग्लिश स्किल्स प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने लिखी थी जब ये सिर्फ और सिर्फ 25 ईयर्स यानी 25 साल की थी, बस बहुत यंग थी बच्चों। इस स्टोरी में इन्होंने एक विमेन के बारे में लिखा, एक विमेन को इमेजिन किया उसकी लाइफ को, जिसका नाम सुल्ताना है। ठीक है, तो सुल्ताना जो एक जगह पे पहुंचती है, इसको लेडी लैंड कहते हैं। लेडी लैंड एक ऐसी जगह है जहां पे फ्रीडम है, उनको स्वतंत्रता है पढ़ने की, लिखने की, इन्वेंशंस करने की। ठीक है, मतलब इन्वेंशंस लाइक रेन को कंट्रोल करना, मतलब इतना इमेजिन कर लिया कि बारिश कंट्रोल कर रही है बादलों से, है ना। फ्लाइंग एयर कार्स बन रही है, मतलब उड़ती हुई कारें जा रही हैं, ऐसी चीजें बनानी सीख ली विमेन ने। एंड इन दिस लेडी लैंड द मैन हैड बीन सेंड इनटू सेक्लूजन, their aggressive guns and other weapons of war defeated by the brain power of women। यानी कि एक ऐसा देश है, एक ऐसा जगह है लेडी लैंड जहां पे विमेन्स की ही चलती है, और आदमियों को जो है भगा दिया गया है, उनकी वॉर गन्स मशीन सबको भगा दिया गया है, और पूरा जो है ये लेडी लैंड चल रहा है एक विमेन के दिमाग से, एक विमेन के पावर से, राइट। जो जैसे सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी सिस्टर सारा के साथ ट्रैवल करती है, तो उसको पता चलता है कि वो सिर्फ सपना देख रही थी, ख्वाब देख रही थी। बड़ी प्यारी सी एंडिंग है। यहाँ पे एक विमेन की एस्पिरेशन को दिखाया, उसके ड्रीम्स को दिखाया कि एक महिला का सपना कितना बड़ा होता है बच्चे, लेकिन आखिरी में पता चलता है कि वो सपना सपना ही है, और सपना चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है बच्चे। तो ये एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी बहुत ज्यादा दुख देती है कि नहीं। तो बड़ा खूबसूरत एंडिंग किया है। आप देख सकते हैं बच्चे की रुकैया सखावत हुसैन है, शी वॉज ड्रीमिंग ऑफ विमेन फ्लाइंग प्लेन्स कार्स इवन बिफोर गर्ल्स वर अलाउड टू गो टू स्कूल। मतलब उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि यार महिलाएं भी पायलट बनेंगी, कार चलाएंगी। उस जमाने में हालांकि महिलाओं को यानी बच्चियों को स्कूल जाना भी अलाउड नहीं था बच्चों। ठीक है, तो दिस वाज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज्ड रुकैया's लाइफ। रुकैया ने एजुकेशन लेने के लिए कभी हार नहीं मानी बच्चे। इन्होंने जो सीखा, जो पढ़ा, उसने बच्चे इनको बहुत ज्यादा पावर दिया, बहुत ज्यादा ताकत दिया, एक बदलाव ला सके, लोगों को बता सके। 1910 में इन्होंने गर्ल चाइल्ड के लिए स्कूल चालू किया था कोलकाता के अंदर,
1910 में बच्चों कोलकाता में, जो कि बंगाल में आता है बच्चे, वहां पे इन्होंने गर्ल्स स्कूल चालू किया था ताकि लड़कियों को पढ़ाया जा सके, अच्छी एजुकेशन दी जा सके, राइट। तो आप कह सकते हैं कि भाई रुकैया का जो मतलब सपना है बहुत ही अमेजिंग है। रुकैया सखावत हुसैन का बड़ी फेमस विमेन रिफॉर्मर मानी जाती हैं, और इनका जो आइडियोलॉजी था बच्चे वो भी बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही अच्छा था, जहां पे इन्होंने एक ऐसा सपना देखा, एक ऐसी सोसाइटी का जहां महिलाओं को, विमेन को फ्रीडम है पढ़ाई करने की, अपनी बातों को रखने की, अपनी बातें एक्सप्रेस करने की। अगर हम बात करें बच्चे, आज दोनों बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अटेंड करते हैं स्कूल्स में, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे, अगर आप देखेंगे बच्चे, सेंसस होता है हर 10 साल पे सेंसस किया जाता है, उससे हम पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रखते हैं, हम पता करते हैं कौन स्कूल जाता है कौन नहीं जाता है, कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं कि एवरेज एक फैमिली के अंदर, ये सारा का सारा डेटा भैया हमारी सरकार जमा करती, तो हर 10 साल पे सेंसस होता है। चलिए अभी अगर हम बात करें बच्चों की पूरी पॉपुलेशन का जो डेटा है बच्चे, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपको सेंसस में जो फिगर्स हैं एजुकेशन वाइज मेन की और वीमेन की, तो आपको बहुत डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए पहले बात करते हैं 1961 सेंसस की। यहाँ पे करीब 40% जो बॉयज थे, यानी 7 साल से ऊपर, वो लिटरेट थे, यानी पढ़े लिखे थे, है ना, एटलीस्ट वो एक भाषा लिख सकते थे या फिर पढ़ सकते थे। एंड महिलाओं की अगर हम बात करें तो बच्चे महिलाओं में इस नंबर सिर्फ 15% था। कैन यू इमेजिन, 1961 में अगर हम बात करें लड़कों की तो ये 40% था, और लड़कियों का सिर्फ 15% ऐसी लड़कियां थी आउट ऑफ द टोटल गर्ल्स जो कि पढ़ सकती थी, लिख सकती थी, यानी एजुकेटेड थी, लिटरेट थी। अगर 2011 की बात करें, अभी जो 10 साल पहले का सेंसस है, 10-11 साल पहले का, तो बच्चे 82% जो है वो बॉयज के लिए हो चुका है। 82% जो है यहाँ पे बॉयज की जनसंख्या बढ़ चुकी है, यानी ऐसे लोग हो चुके हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, राइट बच्चे, बॉयज के अंदर। और हालांकि अगर गर्ल्स की बात करें तो सिर्फ 65% ही ये है, ठीक है, विमेन कह लीजिए, गर्ल्स कह लीजिए। तो अगर हम बात करें गर्ल्स के अंदर तो बच्चों गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 65%, यानी टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 65% महिलाएं ऐसी हैं जो कि लिटरेट हैं, पढ़ी लिखी हैं। और वही अगर मेन की बात करें, बॉयज की बात करें, तो टोटल पॉपुलेशन में 82% बॉयज ऐसे हैं या मेन ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे। तो बच्चे अपने आप में एक बहुत जबरदस्त कहानी बयां करता है, बहुत अच्छी कहानी बताता है। वो ये है बेटा कि अभी भी कहीं ना कहीं भारत के अंदर डिस्क्रिमिनेशन गर्ल्स को लेकर के, बॉयज के एजुकेशन को लेकर के एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि यार गर्ल्स को जो है बच्चे बहुत अच्छा मतलब मजेदार एजुकेशन मिले, बहुत अच्छा राइट्स मिले, तो ऐसी चीजें लोगों को काफी पसंद नहीं आती है ना। तो कहने की बात यह है। अच्छा, एक और मजेदार रिपोर्ट मैं आपको डिस्कस करता हूं कि अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के जो बच्चे हैं, कई बार वो लोग स्कूल ड्रॉप आउट बन जाते हैं, यानी स्कूलिंग बीच में ही बंद कर देते हैं, बीच में ही रोक देते हैं और छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग एक टेबल को ध्यान देते हैं, बड़ी लेटेस्ट सी टेबल है आपकी बुक की, देखते हैं बच्चे की ड्रॉप आउट का रेशियो दिया हो यार कि कितने बच्चे स्कूलिंग कम नहीं कंप्लीट करते और बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर प्राइमरी क्लासेस की बात करें, यानी 1st to 5 की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि टोटल मतलब 4.36% ऐसे लड़के हैं जो कि लीव कर देते हैं, 3.88% जो है बच्चे वो गर्ल्स हैं जो कि ड्रॉप आउट बन जाती हैं इतनी छोटी क्लास में ही। ओवरऑल एवरेज की बात करें तो करीब 4.13% टोटल बच्चे जो हैं वो लीव आउट कर जाते हैं स्टडीज, यानी बेसिक स्टडीज। जिसमें से अगर हम ग्रुप वाइज बच्चे बाइफरकेट करेंगे तो जो आपके दलित उनको आप कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जो आपकी ट्राइब्स उनको आप शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। तो अगर आप देखें बच्चे तो करीब 4.71% जो दलित बॉयज हैं या शेड्यूल कास्ट बॉयज हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से। 4.20 गर्ल्स का सेम परसेंटेज है। और टोटल एग्रीगेट की बात करें तो टोटल में से 4.46% जो बच्चे एससी ग्रुप से बच्चे बिलोंग करते हैं वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन भी पूरी नहीं करते। एसटी का अगर एग्रीगेट की बात करें बच्चों तो एसटी में यही चीज 6.93% है जो कि बहुत हाई है। यानी शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 6.93% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन को भी पूरा नहीं करते और स्कूल छोड़ देते हैं। अपर प्राइमरी यानी कि जिसमें आप लोग हो या फिर कह लीजिए जूनियर सेक्शन 6 to 8 क्लासेस में अगर हम लोग टोटल बात करें तो भैया 4.03%, एससी की बात करें तो 5.51%, ठीक है, और एसटी में बात करें तो ये रेशियो बहुत हाई हो जाता है 8.59%, राइट। 9th और 10th जिसमें आप जाओगे आगे कुछ सालों में, तो 9th एंड 10th में अगर हम बात करें बच्चों तो 17.21% ऐसे बच्चे हैं जो 9th और 10th क्लास पूरी नहीं पढ़ते लड़कों के केस में। 16.88% गर्ल चाइल्ड ऐसे हैं जो 9th एंड 10th अपना कंप्लीट नहीं कर पाते। टोटल अगर एवरेज निकालूं तो 17.06% बच्चे ऐसे हैं जो अपना 9th और 10th कंप्लीट नहीं कर पाते। ये नंबर एससी के अंदर बच्चे एवरेज में है 19.36 जो कि बहुत अच्छा नहीं है। और एसटी के अंदर हालत और खराब है बच्चे, 24.68% बच्चे ऐसे हैं फ्रॉम द एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब ग्रुप जो अपनी 9th और 10th की एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते, ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल से।
अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत जरूरी है बच्चे की उन रीजंस पे नजर डालना है ना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग हैं बेटा वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मुस्लिम कम्युनिटी में भी आप देखें बच्चों तो वहां पे भी कुछ परसेंटेज गर्ल चाइल्ड का है जो अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाती। देखिए पहले क्या होता है कि रूरल और पुअर एरियाज में ना तो अच्छे स्कूल्स हैं ना ही अच्छे टीचर्स, जिसके चलते बच्चे ना अगर जाते भी स्कूल में पता चला टीचर ही नहीं आया, टीचर अपने घर में स्वेटर बुन रही है ना भैया, स्वेटर बुन रहे हैं, पैंट सिल रहे हैं, भाई टीचरों को नहीं काम से फुर्सत नहीं है। जो सरकारी टीचर हैं आप देखते हो कई सारे स्कूल्स वैसे होते हैं गांव वगैरह के, दूर दराज के गांव होते हैं, इंटीरियर गांव होते हैं, वहां टीचर जाता ही नहीं है। टीचर मस्त सैलरी उठा रहा है, खिचड़ी खा रहा है, घर में स्वेटर बना रहा है, बस। बच्चे रियलिटी है, सुनने में काफी बुरा लगता है लेकिन फैक्ट है। मतलब कई बार आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स वाले फैक्ट चेक करते हैं जाकर के, देखते हैं तो वहां टीचर है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके की चीजें बच्चे कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट मांगती हैं। तो बहुत सारे गरीब एरियाज में क्या होते हैं, ना तो टीचर अच्छे होते हैं ना ही स्कूल्स अच्छे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल्स बड़े दूर होते हैं लोगों के घर से, है ना, और कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं होता, बसेस या वैन अवेलेबल नहीं होती गर्ल्स की। तो ऐसे में पेरेंट्स जो है ना थोड़ा सेफ फील नहीं करते लड़कियों को भाई स्कूल भेजना। मान के चलिए गांव का स्कूल है, 10 किलोमीटर दूर स्कूल है और 10 किलोमीटर आने जाने में काफी टाइम लगेगा, कोई प्रॉपर स्कूल की बस नहीं है, कोई स्कूल की वैन नहीं है, तो बेटा पेरेंट्स थोड़े सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बच्चों को खासकर गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते, जिसके चलते बेचारी हमारी जो गर्ल चिल्ड्रेन है ना, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनको शिक्षा एजुकेशन नहीं मिल पाता। बहुत सारी फैमिलीज बच्चों काफी गरीब हैं, वो खर्चा ही नहीं उठा सकते एजुकेशन का, राइट। तो वो ऐसा मानते हैं कि यार लड़कियों को तो एक दिन जो है शादी करके चले जाना, लड़कियां बोझ हैं, पराया धन है, एन XYZ फैक्टर्स, राइट। तो इससे बेहतर है कि लड़के के पढ़ाई पे पैसा खर्च कर लेते हैं, लड़का आगे चल के कमाएगा तो हमारी भी देखभाल हो जाएगी। तो इस तरीके की मेंटालिटी को चेंज होने की बहुत जरूरत है ना। साथ ही साथ बच्चों क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनके टीचर्स और क्लासमेट्स भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये हालांकि बात अच्छी नहीं है लेकिन इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई। कभी कभार क्या होता है, देखो मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ा सा प्यारा इंसिडेंट शेयर करता हूँ मैं आपको मेरे टाइम से। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने कभी स्कूल में पढ़ाया था, ठीक है, वन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मेरे पूरे लाइफ टाइम, अभी तक के लाइफ टाइम पूरे करियर में से एक साल ऐसा जरूर था, 1-1.5 साल, जब मैंने कभी ना कभी मतलब स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। 9th-10th की मैं बात कर लेता हूँ, 9th-10th-11th का, ठीक है। तो आई हैड अ बैच, मतलब मेरा एक क्लास था इनफैक्ट, और उस क्लास में ना मतलब जो बच्चे थे, बच्चे वो टॉपर लेवल के नहीं थे। मतलब अगर मैं टॉपर्स की बात करूं तो शायद 2 ही बच्चे ऐसे थे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, आउट ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ 20 और 21 स्टूडेंट्स एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है। तो उस क्लास में 10th क्लास का क्लास था, वो 20-21 बच्चे थे, जिसमें से 2 ही ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जो कि काफी एवरेज थे या फिर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। 4-5 ऐसे थे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो अच्छा क्या होता है बच्चे, जब आप मतलब कुछ ऐसे स्कूल्स में होते हैं जो बहुत हाई फाई स्कूल्स नहीं होते, तो वहां पे क्या होता है, टीचर आपकी पिटाई भी करता है, मतलब डंडे भी लगाता है, फैक्ट है यार। और पुराने जमाने में तो चाहे कैसा भी स्कूल, हाई फाई स्कूल हो, कैसा भी स्कूल हो, भाई टीचर डंडे लगाता ही था, फॉर श्योर था। आज क्या होता है, बच्चे थोड़े ज्यादा भावुक हो जाते हैं, टीचर डंडे लगाता है तो बेटा आप टीचर के पीछे डंडा लेके दौड़े जाते हो, है ना। ये आजकल का भाई नॉर्मल मतलब मॉडर्न डे का हिसाब किताब। तो या हम लोग बात करें तो एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो क्या था बच्चे कि वहां पे ना 4-5 बच्चे ऐसे थे जिनको जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, मतलब पढ़ना मतलब लिटरली 0 पढ़ते थे भाई, ठीक है। एक चैप्टर हुआ करता था मतलब हिंदी का, उस टाइम पे उस बच्चे ने लिखा था, जो चैप्टर का नाम था कि साना साना हाथ जोड़ी, कुछ तिब्बतन लैंग्वेज थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चा मतलब आंसर शीट में लिखा था उसने एग्जाम में, कि क्वेश्चन पूछा गया था कि साना साना हाथ जोड़ी का मीनिंग क्या है। तो उसने पता क्या लिखा था, उसने आंसर लिखा था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, आई डिडंट टीच हिंदी, मतलब हिंदी वाले मैम जो पढ़ाते थे उन्होंने दिखाया। उस बच्चे ने आंसर लिखा था, साना साना हाथ जोड़ी, हाथ जोड़ी पांव जोड़ी, पांव जोड़ी हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी। दैट इज व्हाट ही रोट इन द आंसर। उसने हाथ पैर मुंह सब लगा के उसने बस एक ही चीज लिखी थी, साना साना हाथ जोड़ी, पैर जोड़ी, मुंह जोड़ी, हाथ जोड़ी, साना साना पैर जोड़ी, दैट्स ऑल। मतलब लास्ट में उसने हाथ जोड़ी से एंड कर दिया था। ये इसका 3 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें उस बच्चे की पिटाई भी बहुत ज्यादा हुई थी, ठीक है, नो डाउट उसकी पिटाई हुई थी, बिकॉज टीचर को आ गया गुस्सा जो चेक कर रहा था पेपर। अब बेटा लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी को आप पिटाई करते हो, जब किसी को मैं डिस्क्रिमिनेट करूं, अभी मैं फॉर एग्जांपल बहुत सारी बात ऐसे होता है कि बच्चे आते हैं, है ना, क्लास के अंदर कोई कुछ कमेंट लिखेगा, कोई कुछ कमेंट लिखेगा, बट अगर मैं उस बेस पे प्रेजुडिस बना लूं कि यार ये बहुत घटिया बच्चा है, बेकार बच्चा है, तो कहीं ना कहीं यार वो चीज गलत है ना, वो चीज बहुत गलत है। बिकॉज अगर मेरा काम है आपको ज्ञान देना, तो मतलब वो बहुत ही अनबायस्ड होना चाहिए, है ना। मेरे लिए यार, मेरे लिए सब फेवरेट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ तुम लोग मेरे बहुत फेवरेट बच्चे हो, है ना। तो भाई मेरे लिए सारे के सारे बच्चे फेवरेट हो, है ना। ऑल्दो आई हैव नॉट मेट यू, मैंने कभी आपसे मिला नहीं हूं, ठीक है,
लेकिन फिर भी यार फॉर मी यू ऑल आर फेवरेट। जितने बच्चे में से पढ़ रहे हो, जितने बच्चे आते हो सेशन पे, रेगुलरली आते हो, सबके सब फेवरेट हो, चाहे आप एक बार आओ चाहे 1000 बार आओ, मेरे लिए हमेशा आप सब इक्वल रहोगे, सब सेम रहोगे। दैट्स हाउ इट इज, राइट। तो कभी कभार ऐसा होता है कि लाइफ में आपको कुछ टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करेंगे। अब वो हो सकता है पढ़ाई के बेसिस पे, अब जरूरी नहीं हर बच्चा टॉपर हो, हर बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता हो। अगर मान के चलिए आप किसी सब्जेक्ट में बहुत वीक हैं, तो आपको ऐसे अगर कोई बार बार अरे गधे हो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, ए पीछे आगे बैठो, लास्ट सीट पे बैठो, तो बेटा एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपको स्कूल आने का मन ही नहीं करेगा। आप बोलोगे यार कि ये क्लास में क्यों जाऊं, मेरी बेइज्जती हो रही है, मल्टीपल लोगों के बीच में खड़े करके मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, मुझे बाहर भेज दिया जा रहा है क्लास से। तो आप यार उस मतलब कहना चाहिए बच्चों, कहीं ना कहीं आप बच्चों उस टीचर को लेकर के ना बहुत पॉजिटिव फील नहीं करोगे, और आप अपने क्लासमेट्स को लेकर भी बहुत पॉजिटिव फील नहीं करोगे, बिकॉज आपका एक इमेज बन गया क्लास में, परसेप्शन बन गया कि ये बेटा बहुत बेकार है, इससे कुछ नहीं हो सकता, ये फेल होता है, ये गंदा बच्चा है, ये बेकार बच्चा है, इससे बात नहीं करते हैं। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भी बच्चों कभी कभी क्लास में अच्छा नहीं होता। या मान के चलिए कोई एक ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा शर्ट वर्ट बाहर करके घूमता है, या फिर मतलब बहुत शैतानी है करता है, बहुत शैतानी करता है, तो कभी कभी ऐसा होता है उस बच्चे को भी लोग लाइक नहीं करते, है ना। बच्चे उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को शैतानी करता है, बट ऐसे बच्चों को अगर हम समझाएं, उनको बताएं कि यार कि ऐसा हो सकता है, आप इस चीज को ऐसा भी कर सकते हो, है ना। कई बार ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कई बार बहुत सारे बच्चे में से डाउट्स पूछते हैं, एक बार उनका डाउट क्लियर नहीं होता, 2 बार में नहीं क्लियर होता, 3 बार में नहीं क्लियर होता, बट वो पूछते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑफ इट, है ना। तो भाई समझाना, प्यार से बताना, डिस्क्रिमिनेशन ना करना बहुत जरूरी है कि नहीं बच्चों। हाँ, तो ये बढ़िया जरूरी है भाई। चलिए अब कहानी से आगे बढ़ते हैं यार, बहुत कहानी हो गई, भावना में बहुत सारी बातें आपसे कर ली। थोड़ा महिलाओं के मूवमेंट पे आते हैं, है ना, विमेन्स मूवमेंट पे आते हैं बच्चों। देखिए क्या होता है कि विमेन एंड गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, जन्मांतर से बेटा अपने अधिकार के लिए लड़ती आ रही है। तो ऐसे जितने भी मूवमेंट्स हो विमेन के, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, बेसिक राइट्स पे एम करते हैं, उनको हम कहते हैं विमेन मूवमेंट, ठीक है। पहले वोट के अधिकार के लिए लड़ी, है ना। मजे की बात तो ये कि बच्चे, अगर एक बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट सुनाता हूं आपको, ठीक है। 8 मार्च को हम इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सारी कहानियां, हालांकि ओरिजिनल कहानी मैं आपको बताता हूँ। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं। यूएस अपनी एक कहानी बताता है, यूएस कहता है कि यार कि 8 मार्च का जो इंटरनेशनल विमेंस डे है वो हमारे यहाँ से चालू हुआ है, लेकिन बच्चे बात सही नहीं है। 8 मार्च का जो इंटरनेशनल विमेंस डे है वो चालू हुआ है रशिया से, रशियन रेवोल्यूशन से। बच्चे एक समय ऐसा आया था रशिया में 1917-18 के बाद के टाइम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि हुआ क्या था कि वहां पे जो राजा हुआ करते थे वहां के, उनका नाम था जार निकोलस। अभी 9th में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है वो। तो जो राजा थे वो बड़े नालायक राजा थे, वो किसी की बात सुनते नहीं थे ना। तो क्या हुआ कि यार जब रशिया के अंदर खाने पीने के लाड़े पड़ गए, यानी खाने पीने के लिए सामान नहीं, सामान बहुत महंगा हो रखा है, अब बेचारा लोग जीवन कैसे चलाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो बहुत जगह स्ट्राइक्स हो रहे थे। अच्छा, विमेन जो है उस टाइम पे करीब मान के चलो आप, जो फैक्ट्रियां हुआ करती थी ना, उसका 31% जो था विमेन वर्कर था, लेकिन उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिले थे, उनको प्रॉपर मतलब कह सकते हो उनका पेमेंट वगैरह अच्छा नहीं था। तो एक टाइम ऐसा आया यार कि विमेन का माथा सटक गया, उन्होंने कहा भाई हाथा माझी सटक ली, अब हम सिंघम बन जाएंगे बिल्कुल। तो सिंघम बन के वो रशिया की रोडों पे उतर आई और उन्होंने जम के प्रोटेस्ट किया भाई। तो वो जो टाइम था ना बच्चे, इतना जबरदस्त मतलब प्रोटेस्ट चल रहे थे, विमेन जो एकदम जोर शोर तरीके से विरोध कर रही थी, ये जो टाइम था इसको एक्नॉलेज करते हुए 8 मार्च का जो दिन है बच्चे, जिस दिन विमेन एकदम बहुत तादाद में स्ट्राइक करने निकल गई, विरोध करने निकल गई, वो कहलाता है इंटरनेशनल विमेन्स डे, ठीक है। तो इसके पीछे की कहानी बड़ी मजेदार है, आप लोग 9th में पूरा पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसकी कहानी बड़ी मजेदार है, जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे से 9th में वो जानते हैं इस चीज को, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे एक प्यारे से नीव बैच वाले बच्चे हैं, वो 9th में पढ़ते हैं मेरे से, तो हमने पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो फिलहाल उसका छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल विमेंस डे का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। तो दिस सिचुएशन इज इम्प्रूव, बहुत सारी चीजों पे भैया बहुत सारे लॉज आए हैं, वायलेंस हेल्थ को लेकर के बहुत सारे लॉज बने हैं बच्चों। तो इस पूरे स्ट्रगल को हम कहते हैं विमेंस मूवमेंट्स। अब ये कैसे होता है भाई, कैंपेनिंग करनी पड़ती है आपको, इसके लिए प्रोफेस करना पड़ता है, यानी आपको बहुत सारी लीगल बैटल भी लड़नी पड़ती है। इसका बच्चों बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट भी आया है, खासकर सुप्रीम कोर्ट अगर हम बात करें, उसने बहुत सारे ऐसे लॉज है बच्चे जो हमारी सरकार ने भी पास किए हैं, अलग अलग सरकारों ने पास किए हैं, जो विमेन के प्रोटेक्शन के लिए हैं, राइट। अगर हम बात करें कैंपेनिंग, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है विमेंस मूवमेंट का कैंपेन्स, यानी ऐसे कैंपेन्स चलाना जो जिसके चलते सरकारें प्रेशराइज हों और कानून बनाए, लॉज बनाए विमेन की बेहतरी के लिए, विमेन के इंप्रूवमेंट के लिए। लाइक बेटा चलिए, जैसे 2006 में एक लॉ आया था डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, विच स्टेट्स दैट किसी भी वुमेन को अगर फिजिकल या मेंटल वायलेंस की जाती है उसके साथ, तो भाई उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। यानी मान के चलो फॉर एग्जांपल एक दौर आया था 2000 का, मैं करीब 2005-6 की बात कर रहा हूँ, 7 की बात कर रहा हूँ,
आई वाज इन स्कूल ओनली, राइट? तो उस टाइम पे हम बड़ा पढ़ते थे यार कि मतलब हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो हम लोग बड़ा पढ़ते थे न्यूज़पेपर्स में कि ये वाली आंटी को जला के मार दिया, ये वाली आंटी को किडनैप करके मार दिया, सास ने मार दिया, ससुर ने मार दिया, मल्टीपल न्यूज़ आर्टिकल्स, ठीक है, डाउरी के लिए मार दिया, दहेज के लिए मार दिया, या कोई भी XYZ। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है ना वो बड़े खतरनाक तरीके से बढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा, ये फैक्ट है बच्चों, और अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। इनफैक्ट इन मेरे घर के पास एक आंटी रहती थी तो उनके हस्बैंड आते थे, रोज रात में WWE होता था उधर, ठीक है, मस्त ऐसा लगता था वो स्मैकडाउन चल रहा है वहां पे। अच्छा, WWE का बड़ा ही क्रेज था, मस्त क्रेज था, तो अंकल आते थे, ऐसा लगता था चोक स्लैम दे रहे आंटी को, ऐसे उठा करके पटक दिया। तो लाइक वी वर स्मॉल, तो हमें समझ नहीं आता था यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट दैट इज हाउ व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस। जब घर के अंदर मार पिटाई हो रही हो, अंकल आंटी को पिटाई कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आंटी अंकल की पिटाई कर रही हो, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंकल ही पिटाई कर रहे हैं, कुछ कुछ केस ऐसे भी आते हैं जब आंटियां भी अंकलों की पिटाई कर देती हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन मैक्सिमम केसेस भाई आपको विमेन के ही देखने को मिलते हैं कि विमेन की पिटाई हो रही है, अंकल आकर के सारी अपनी बॉक्सिंग स्किल्स आंटी पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है किसी भी फालतू रीजन के लिए। मान के चलो आंटी ने टिंडे बना दिया आज, टिंडे नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है, अंकल आए एकदम गुस्से में, बैग वैग फेंका, टिंडे कैसे बनाए, इधर आओ, इधर जल्दी आओ, फिर अंकल आगा, जॉन सीना यू कांट सी मी, ऐसे अंकल एकदम स्टाइल में आ रही, यू कांट सी मी, है ना, कैन यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, तो अंकल इस मोड में आ गए भाई, अंकल ने 2-3 स्टेप सीख लिया, फिर आंटी कैसे पिटाई कर दी, चोक स्लैम दे दी, है कि नहीं? तो भाई ये चीज बिल्कुल गलत है। तो अभी क्या हुआ, 2006 में लॉ पास हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कि अगर कोई अंकल चोक स्लैम देते हुए या फिर जॉन सीना बनते हुए दिख गए तो बेटा उनको जॉन सीना का पसीना छुड़ा दिया जाएगा, ठीक है। सरकार ने क्लियर कहा कि अगर एक भी अंकल जॉन सीना बनता हुआ दिख गया तो बेटा जॉन सीना का पसीना छुड़ाएगी सरकार, ठीक है, यानी इतने पुलिस डंडे लगाएगी कि अगली बार जॉन सीना बनना भूल जाओगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया 1997 में, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट एट द वर्क प्लेस या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। देखिए अब क्या होता है, आप लोग बड़े छोटे छोटे बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एकदम नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। बच्चे हर एक इंसान के ना एक गुड टच और एक बैड टच होता है, ठीक है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हो, जब आप किसी को हग करते हो ना, जब आप किसी को टच करते हो तो आपके अंदर भी एक सेंसेशन होता है, एक फीलिंग होती है ना। जब कोई आपको बहुत ही गंदे तरीके से टच करता है जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है, राइट, तो एक तरीके से वो आपको बच्चे कहीं ना कहीं छेड़ रहा है, सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं छेड़ना, ठीक है। तो इस तरीके के हरासमेंट से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास किया 1996 में, जहां पे आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वहां पे अगर आपके साथ कोई ऐसा बिहेवियर करता है या आपके इवन स्कूल इंस्टीट्यूशंस में, मान के चलिए कुछ स्कूल इंस्टीट्यूशंस में कोई ऐसे बड़े भैया हैं या कोई भी हैं, वो आपके साथ अच्छे बिहेव नहीं कर रहे, आपके साथ थोड़ा सा ना बिल्कुल इनडिसेंट बातें कर रहे हैं, मतलब आपसे डिसेंसी से बिहेव नहीं कर रहे, आपसे बेकार के मजाक कर रहे हैं, फालतू मजाक कर रहे हैं, तो बच्चे एक तरीके से आप हरास ही हो रहे हो, आप मेंटली हरास हो रहे हो, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो, है ना, आप बच्चे हो, आपके सीनियर्स हो गए, है ना। तो बच्चों सबके लिए एक लॉ है 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया कि ऐसे किसी भी एक्शन के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा, लीगल पनिशमेंट, राइट। इनफैक्ट डाउरी के लिए भी बच्चे, डाउरी के लिए क्या होता है, अगर आप दहेज मांगते हो मुंह खोल करके तो बेटा आप जेल जा सकते हो। अगर आप शादी करने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, अभी तो नहीं करने जाओगे, कुछ टाइम बाद जाओगे, कुछ टाइम मतलब बहुत टाइम बाद, अभी तो तुम्हें पढ़ना है बेटा, शादी के चक्कर में मत पड़े आना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मम्मी सर ने डाउरी वाला सिस्टम पढ़ाया था, मैं डाउरी के अगेंस्ट तो चलो समाज की सेवा करता हूँ, चलो मम्मी शादी करवाओ मेरी, रिपोर्ट कार्ड तो मिलता ही रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है भाई, ये मत कह देना घर वालों को जाकर के मम्मी रिपोर्ट कार्ड तो आता ही रहेगा, आप शादी कार्ड छपाओ, ठीक है बेटा, मम्मी तुम्हारे छाप देंगी, फिर पता है ना तुमको फ्लाइंग स्लीपर से। हाँ, तो ऐसे काम बिल्कुल मत करिएगा बेटा, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। चलो तो भाई डाउरी लॉस जो है बच्चे, दहेज लेना पाप है, नदी किनारे सांप है, सांप तुमको डसेगा, पुलिस वाला लेके डंडा भगेगा तुम्हारे पीछे, ठीक है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे डाउरी लेना बिल्कुल गलत चीज है। अगर आप दहेज देते या लेते दिख गए, देने वाले के अगेंस्ट भी केस है भाई, ऐसा नहीं कि देने वाले के अगेंस्ट केस नहीं है, दहेज देते या लेते दिख गए तो बेटा सरकार आपको सरकारी दामाद बना देगी, यानी सीधा उठा के जेल में डाल देगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को बॉयकॉट करिए। चलिए सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी का मतलब होता है बच्चे यूनिटी दिखाना, एकजुटता दिखाना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो जब हम बात करते हैं विमेन्स मूवमेंट्स की, इट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडारिटी, यानी एकजुट होकर के लड़ाई करना, एकजुट होकर के फाइट करना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है ना। और इसी के चलते बच्चे आप देखोगे कि बहुत सारे बदलाव जो थे आपको समाज में देखने को मिलते हैं, राइट बेटा।
चलिए, तो आज मैंने बहुत सारे सवाल आपसे किए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे किए, मतलब क्वेश्चंस इन द सेंस हमने डिस्कशन किया। आज नॉर्मल सवाल आपसे नहीं किए, हाँ, लेकिन एक सवाल जरूर करूंगा। मुझे ये बताओ, जो राज सुंदरी देवी हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? बस मुझे इतना जानना है। दैट्स ऑल आई नीड इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जो हमारी राज सुंदरी देवी जी हैं, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, कौन सी बुक लिखी है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा, है ना। और आज का जो हमारा डिस्कशन था यार, बड़ा मजा आया तुम लोग के साथ करके। ऐसा लग रहा था कि जैसे तुमसे बैठ के मैं बातें कर रहा हूँ बहुत सारी कॉफी के ऊपर, ऐसा चखने में मैं पॉपकॉर्न खाता जा रहा हूँ, चखता जा रहा हूँ उसको, है ना, बहुत मस्त एकदम। मैं वो भी खाता जा रहा हूँ, चिप्स भी खाता जा रहा हूँ, और क्या खा रहा हूँ मैं, सैंडविचेस खाता जा रहा हूँ, और मैं क्या खाता जा रहा हूँ, और मैं खाता जा रहा हूँ बहुत सारे पैनकेक्स और बहुत सारी पेस्ट्रीज और बहुत सारी चॉकलेट्स। ऐसा मुझे फील आ रहा था, हालांकि इनमें से कुछ भी मुझे खाने को नहीं मिला, टेस्ट करने को नहीं मिला, है ना। बहुत ही सिंपल है। चलिए, तो अभी क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल है बच्चे की, बहुत बहुत सिंपल है यहाँ पे कि हम क्या कर चुके हैं, हम कर चुके हैं चैप्टर का समापन, यानी चैप्टर का एंड। ठीक है भाई लोग, चलिए, तो आपसे मुलाकात किस में होगी? आपसे मुलाकात ऑब्वियसली बात है मेरी नेक्स्ट क्लास में होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक और कॉफी विद कुणाल, लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इजाजत देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी कॉफी हो गई खत्म। तो मैं जब तक जाता हूं, कॉफी लेके आता हूं, तुम लोग कहीं मत जाना, पूरे वीडियो को देखना, मजा नहीं लाइव करो, चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ डाउट होते हैं बच्चे कमेंट सेक्शन में पुट इन किया करो, सो दैट मैं भी तुमको देखता हूं, आपके कुछ कॉमन डाउट्स होंगे तो पिक करके बच्चों में सॉल्व जरूर से करूंगा। ठीक है बच्चा लोग, चले, तो इसी के साथ, इसी वादे के साथ मिलते हैं आपसे अगले प्यारे से डिस्कशन में। बाय बाय बच्चों, मैं जाता हूं, कॉफी लाता हूं, तुम लोग पढ़ाई करो, वीडियो देखो, और मुझसे मिलो कहां पे, अगली कक्षा में। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद कहां, PW। बाय बाय, और चैनल लिटिल चैम्प्स। बाय बाय बच्चों, बाय बाय चैंपियंस, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।